कैसे एक छोटी सी दुकान से हल्दीराम ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया, कैसे हल्दीराम भारत की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनियों में शुमार हुआ, आखिर क्यों हल्दीराम को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए राजा के नाम का इस्तेमाल करना पड़ा, क्यों इन्हें शुरुआत में ही अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़े, क्यों अमेरिका ने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया, क्या है 84,000 करोड़ की नेटवर्थ रखने वाले हल्दीराम की कहानी। आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और इस बात को 100% सच साबित किया है हल्दीराम के प्रोडक्ट्स ने, जिन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी ऐसी धाक जमाई कि आज भुजिया का नाम सुनकर दिमाग में सिर्फ एक ही कंपनी का ख्याल आता है, हल्दीराम, जिसकी नींव गुलाम भारत में रखी गई थी। बात है साल 1908 की, जब बीकानेर के गरीब छोटे से परिवार में गंगा बिशन अग्रवाल ने आंखें खोली, जिन्हें आज हल्दीराम के नाम से जाना जाता है। हल्दीराम के दादाजी छोटी सी दुकान में भुजिया बेचा करते थे, इसलिए हल्दीराम को भी बचपन से ही भुजिया बनाने का बड़ा इंटरेस्ट था। इन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखा और फिर अपने दादा के साथ काम में हाथ बटाने लगे। लेकिन इनकी भुजिया दूसरे दुकानदारों की भुजिया जैसी ही थी, इसलिए कस्टमर्स इनकी भुजिया में कुछ ज्यादा खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। ये बात हल्दीराम को भी अच्छे से समझ में आ रही थी, इसलिए उन्होंने भुजिया को कुछ अलग टेस्ट देने का फैसला किया। और इनके दिमाग में मोठ दाल का ख्याल आया, क्योंकि राजस्थान लोगों को मोठ दाल काफी पसंद थी, इसलिए उन्होंने बेसन के साथ मोठ दाल मिक्स करके उससे भुजिया बनानी शुरू की, जिसका टेस्ट तो अच्छा था ही, पर अब भी कुछ कमी थी। दरअसल मोठ की दाल और बेसन की वजह से भुजिया काफी मोटी हो गई थी, जो क्रिस्पीनेस होती है वह कहीं गुमी हो गई थी। इसलिए कमी को सुधारने के लिए सबसे पहले हल्दीराम ने अपने बैटर को पतला और स्मूथ बनाने का फैसला किया, और साथ ही भुजिया को आकार देने वाले मैश को भी छोटा साइज वाले होल में बनवाया, ताकि भुजिया पतली बने। और बस इन दोनों स्ट्रेटजी को लगाते ही भुजिया क्रिस्पी, पतली और टेस्ट में शानदार बनी, और लोगों को भी ये काफी पसंद आई। पर अब भी भुजिया की सेल वो ग्रोथ नहीं दिखा रही थी जिसकी हल्दीराम को तलाश थी। इसी बीच उन्हें महाराजा दंगर सिंह का ख्याल आया, जिन्हें लोग भगवान समान मानते थे। इनके नाम पर हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम रखा दंगर सेव, जिससे ये भुजिया नॉर्मल से प्रीमियम बन गई। और फिर हल्दीराम ने इसे एक बड़ा ब्रांड दिखाने के लिए इसके प्राइस को 2 रुपए किलो से 5 रुपए किलो कर दिया, और ये स्ट्रेटेजी भी खूब काम आई। लोगों ने इस हाई प्राइस के शाही नाम वाली भुजिया को हाथों हाथ लिया, और मार्केट में हल्दीराम की भुजिया की एक अलग पहचान बनी, और सेल में तेजी से इजाफा होने लगा। लेकिन फिर आया साल 1944, जब घर के कलेश के चलते परिवार ने हल्दीराम और उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, साथ ही बिजनेस से भी बेदखल कर दिया, जिसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हल्दीराम ने अपनी जी जान लगाई थी। खैर, घर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए हल्दीराम अपने परिवार को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगे। और इस मुश्किल वक्त में इनके दोस्त ने इन्हें करीब 100 रुपए उधार दिए, जिनसे हल्दीराम ने मूंग दाल का कारोबार शुरू किया। बीकानेर में मूंग दाल लोग बड़ी चाव से खाते थे, और हल्दीराम की पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनाती थी, तो बस हल्दीराम ने इसे ही रोजी रोटी का जरिया बनाया। और जब कारोबार बढ़ने लगा तो फिर इन्होंने भुजिया बेचनी भी शुरू कर दी। लोगों को दंगर सेव तो पहले से ही पसंद थी, इसलिए इनकी खूब बिक्री हुई, और पूरे मार्केट में ये बात आग की तरह फैल गई कि दंगर सेव फिर से मार्केट में उतर गई है। बेहतर क्वालिटी, शानदार टेस्ट के चलते दंगर सेव ने हल्दीराम की किस्मत बदल दी, और उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान लेकर इसी काम को आगे बढ़ाया, और लोग इसे हल्दीराम की भुजिया कहकर पुकारने लगे। लोकल लेवल पर तो हल्दीराम ने अपनी पकड़ मजबूत बना ही ली थी, अब बस इंतजार था तो पूरे भारत में फैलने का, और ये मौका मिला इन्हें कोलकाता में। दरअसल हल्दीराम अपने रिलेटिव की शादी अटेंड करने के लिए कोलकाता गए थे। शादी में इन्होंने सभी गेस्ट को अपनी भुजिया टेस्ट कराई, और उनके रिएक्शन ने हल्दीराम को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। कोलकाता में भुजिया उतनी फेमस नहीं थी, इसलिए जब लोगों ने हल्दीराम की भुजिया खाई तो वह खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाए। ये देख हल्दीराम ने कोलकाता में भुजिया बेचने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ कंपटीशन जीरो था। साल 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रमेश्वर लाल और अपने पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस बढ़ाने के लिए भेज दिया। यहाँ भी भुजिया का बिजनेस एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट हुआ, पर इसके टेस्ट ने कोलकाता के लोगों को अपना मुरीद बना दिया, और हर रोज 150 से 200 किलो तक भुजिया बिकने लगी। बंगाल के टेस्ट को ध्यान रखते हुए
उन्होंने बंगाली मिक्सर नमकीन बेचना भी शुरू किया, जिससे लोगों के बीच इनकी पहचान मजबूती से बनी रही। कोलकाता वासियों ने हल्दीराम को इतना प्यार दिया कि यहाँ का बिजनेस बीकानेर के बिजनेस को भी बीट कर गया। हर दिन कस्टमर की संख्या में इंक्रीमेंट देखने को मिल रही थी, जबकि हर साल कई 100% का मुनाफा हो रहा था। इसलिए अब हल्दीराम ने बीकानेर के साथ साथ कोलकाता में भी अपने पैर जमा लिए। बीकानेर की बिजनेस की डोर हल्दीराम ने अपने बड़े बेटे मूलचंद के हाथ में सौंप दी, जबकि रामेश्वर अपने बेटे के साथ कोलकाता के बिजनेस को देख रहे थे। लेकिन तीसरे बेटे सत्यनारायण ने इस बिजनेस से खुद को अलग कर लिया और हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान खोली, पर अफसोस ये चल नहीं पाई। यह देख हल्दीराम के पोते ने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नागपुर की तरफ रुख किया। 1960 तक हल्दीराम की बीकानेर, कोलकाता और नागपुर में ब्रांच बट गई थी। बीकानेर और कोलकाता में तो इन्होंने आसानी से अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था, पर नागपुर में इसकी भुजिया कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही थी। और तब इन्हें समझ आया कि इन्हें महाराष्ट्र को वो टेस्ट देना होगा जो यहाँ डिमांडेबल है। हल्दीराम के पोते शिव किशन ने महाराष्ट्रियों के टेस्ट के अकॉर्डिंग स्नैक्स बनाए, जिनकी अच्छी खासी सेल होने लगी। इस तरह शिव किशन ने महाराष्ट्र में कस्टमर तो बना लिए, बस अब देर थी तो इन्हें अपनी ट्रेडिशनल भुजिया टेस्ट कराने की। और फिर उन्होंने जब महाराष्ट्र के टेस्ट के साथ साथ अपने बीकानेर के टेस्ट को परोसा तो इन्हें बड़ी कामयाबी मिली। इसी बीच शिव किशन ने गौर किया कि यहाँ लोग मिठाई को खूब पसंद करते हैं, पर फिर भी ज्यादा शौक नहीं है। इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में देते हुए शिव किशन ने यहाँ लोगों के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए मिठाई बनाकर सेल करनी शुरू कर दी। और जब ये बिजनेस सेट हो गया तो फिर बीकानेर और कोलकाता में फेमस मिठाइयाँ भी उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दी। शिव किशन की स्ट्रेटेजी और मार्केट स्किल्स काफी शानदार थी। ये जानते थे कि कोई भी नई चीज कस्टमर आसानी से नहीं खरीदेगा, इसलिए इन्होंने काजू कतली को महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने शॉप्स पर आने वाले सभी कस्टमर्स को फ्री में काजू कतली टेस्ट कराई, जिससे कस्टमर्स ने फ्री में बड़े चाव से खाया और टेस्ट पसंद आने के बाद फिर उन्होंने काजू कतली को खरीदना शुरू कर दिया। भुजिया और मिठाई की सफलता को देख अब साउथ इंडियन डिशेस को पेश किया गया, जिनमें डोसा, इडली, वड़ा सब शामिल था। नागपुर के लोग इन चीजों के बड़े शौकीन थे, इसलिए इन साउथ इंडियन डिशेस को लोगों ने हाथों हाथ रखा और यहीं से हल्दीराम भारत की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी बनने की राह पर चल पड़ी। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम ने अपने 2 आउटलेट ओपन कर दिए थे, जिनसे अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही थी। शिव किशन ने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रेस्टोरेंट भी खोले, जिनमें वो साउथ इंडियन फूड परोसते थे। 30 सीटर वाले इस रेस्टोरेंट में लोगों की इतनी भीड़ आने लगी कि बैठने के लिए सीट कम पड़ने लगी। इडली डोसा के साथ साथ इन्होंने कचौड़ी, समोसा भी मेन्यू में ऐड किया। नागपुर में धाक जमाने के बाद शिव किशन ने देश का दिल राजधानी दिल्ली की तरफ 1982 में मूव किया, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा था, जिसे देख एक बार को तो शिव किशन ने अपने पैर पीछे लेने का सोचा, पर फिर हाई डिमांड को देखते हुए इन्होंने यहाँ भी अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया और अपने प्रोडक्ट्स की गुड क्वालिटी, बेस्ट टेस्ट के चलते ये दिल्ली में छा गए। अब तक मोस्टली प्रोडक्ट बिना ब्रांड और पैकिंग के बेचे जाते थे, लेकिन हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी पैकिंग, ब्रांडिंग और गुड लुक के साथ पेश किया और ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आई। इस तरह हल्दीराम ने भारत के कई राज्यों में तो अपनी पकड़ मजबूत बना ही ली थी, साथ ही दूसरे देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज करीब 80 देशों में इनके प्रोडक्ट्स खूब बिकते हैं और 23 देशों में इसके स्टोर्स मौजूद हैं। यह भारत का सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड है, जो भारत की 50% स्नैक्स मार्केट का हिस्सेदार है और इसकी वैल्यू 84,000 करोड़ जितनी है। वैसे आपको हल्दीराम का कौन सा स्नैक्स पसंद है, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।